वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगभग 200 प्रश्न देखेंगे, जो हम लोग इससे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 750 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो उसके बाद जो इसका बचा हुआ भाग है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसका आज हम लोग देखेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो हमारे सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। कारण जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। जो मंगल ग्रह है सूर्य से चौथा ग्रह और बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है। तो लाल ग्रह कौन दिखेगा। तो लाल ग्रह जो दिखेगा वह मंगल दिखेगा। कौन दिखेगा, मंगल दिखेगा। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता था, अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूर्णन करता है, जो कि पृथ्वी के एक दिन 23.9 घंटे की अवधि के अधिक नज़दीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, कब होती है। तो यह 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। जबकि सबसे जो अधिकतम जो दूरी होती है वह 4 जुलाई को होती है, उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। उपसौर बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को। पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाते हुए उसके सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती है। जबकि अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। आकाशगंगा, आकाशगंगा है, आकाशगंगा क्या है, यह एक गैलेक्सी है। आकाशगंगा है एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच में सो जाते हुए अर्ध चक्र के रूप में झिलमिलाती मेखला के समान दिखाई पड़ता है। आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। यह तीनों घूर्णनशील भुजाएं उनके तारों से निर्मित होती है। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। यहाँ यह एक अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है। तो सबसे भारी ग्रह निम्नलिखित में पूछ रहा है तो शनि हो जाएगा। अगर यहाँ पर बृहस्पति रहता तो सबसे भारी ग्रह बृहस्पति होता है, तो शनि दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध तथा शुक्र को अंतःग्रह भी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को अंतःग्रह कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार आपसे ग्रहों का आरोही क्रम में पूछे तो पहले बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन है। तो वह बुध हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहता है। मॉर्निंग स्टार जो कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। इसके शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही क्रमशः सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जिसके मुख्य रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति बृहस्पति ग्रह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है।
तो सबसे अधिक जो घनत्व पूछ रहा है तो हो जाएगा बृहस्पति बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, क्योंकि घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम में है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले 12, तो बृहस्पति के बाद शनि के बाद वरुण, तब अरुण, तब पृथ्वी, तब शुक्र, तब मंगल, तब बुध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत कर दिया गया? तो यह 2006 में कर दिया है। कब कर दिया गया? 2006 में कर दिया गया। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने वर्ष 2006 में प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत कर बौना ग्रह बना दिया, क्योंकि यह 3 मापदंडों को पूरा नहीं करता था जो IAU पूर्ण आकार के ग्रह को परिभाषित करने के लिए उपयोग करता था। पूर्ण आकार वाले ग्रह के लिए IAU के 3 मापदंड है, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, वह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण उसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए, इसमें इतना बल हो कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी की हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो हो जाएगा प्लूटो को, क्योंकि इसको बौना ग्रह की उपस्थिति में रख दिया गया है, श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? यानी कहने का मतलब है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह नेपच्यून का है। नेपच्यून एस 2004 NA नेपच्यून का एक छोटा सा चंद्रमा है। वह अपने ग्रह की परिक्रमा महज एक पृथ्वी दिवस में पूर्ण करता है, जिसकी खोज 2013 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यग्रहण होता है। सूर्यग्रहण कब होता है? तो सूर्यग्रहण चंद्रमा बीच में होगा, यानी जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, याद करने का ट्रिक देखिए, जब चंद्रमा आ जाएगा तो याद रखिएगा चंद्रग्रहण नहीं होगा, तो क्या होगा? तो सूर्य ग्रहण होगा। 2 ही होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा, यानी सूर्य ग्रहण होगा। और जब पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और यह हमेशा सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न से किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह है वह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा है? तो पृथ्वी और बुध के बीच में क्या आएगा? तो पृथ्वी और बुध के बीच में जो होगा वह क्या होगा? पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल में नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह है, जबकि ताराकार जो है यह नहीं है। ताराकार सौर मंडल का सदस्य नहीं है, जबकि नक्षत्र, धूमकेतु और उपग्रह सौर मंडल के सदस्य हैं। सौर मंडल में सूर्य और वे खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। सौर मंडल ग्रहों, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल से मिलकर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देगा? तो वह बृहत सप्तर्षि दिखाई देता है, बृहत सप्तर्षि दिखाई देता है। आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ऐसे ही एक सप्तर्षि तारामंडल है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात के समय दिखने वाला तारामंडल है। यह सप्तर्षि तारामंडल अप्रैल माह में आकाश के उत्तरी दिशा में दिखाई पड़ता है, अप्रैल माह में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो यह शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और यह सूर्य का सबसे दूसरा निकटतम ग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइटन किसका चंद्रमा है? तो जो टाइटन है यह शनि ग्रह का उपग्रह है, और टाइटन शनि के सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के बाद सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह चंद्रमा हो जाएगा, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने संबंधित ग्रहों की परिक्रमा करते हैं एवं अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति कैसी है या कितना है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति जो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में 28 किलोमीटर घूम जाता है।
और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा किधर से किधर है? तो अपने धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा जो है वह शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि लघु ज्वार प्रत्येक चंद्रमास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी के तिथि को उत्पन्न होने वाले ज्वार हैं जो सामान्य ज्वार से कम ऊंचे होते हैं। यह अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक साथ समकोण बनाते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ एक समकोण बनाते हैं, इसी कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के जल को भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित करते हैं, जिससे ज्वार की ऊंचाई कम रह जाती है, इसलिए इसे लघु ज्वार कहते हैं। चलिए अब दूसरा टॉपिक है पृथ्वी संरचना अक्षांश एवं देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है वह विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। यह देश हुआ, यानी 13 देश से होकर गुजरती है। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो होगा यह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। 13 देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सा है? निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सा है? तो ऊपरी भूपटल को पेरिडोटाइट परत कहते हैं। पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत मेंटल के ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक चट्टान है जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत के दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करती है, लेकिन तापमान में वृद्धि एवं ऊपरी सतह के दबाव मुक्त होने के कारण यह पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है। पेरिडोटाइट एक घनी आग्नेय शैल है जिसमें मुख्यतः ऑलिविन तथा पायरोक्सिन खनिज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है वह फेल्सपार है। क्या है? फेल्सपार है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज फेल्सपार है। इसके पश्चात घटते हुए क्रम में प्रमुख खनिज भूपर्पट्टी में क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन और एम्फीबोल्स, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। हालांकि चट्टानों के लगभग 98% भाग का निर्माण 8 प्रमुख तत्वों से हुआ है, जो कि है ऑक्सीजन है लगभग 47% होता है, 46.6%, सिलिकॉन 27-72 होता है तो लगभग 28 मान लिया है, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि फेल्सपार किसका अयस्क है? तो फेल्सपार एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र KAlSi3O8 होता है, KAlSi3O8 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न हो जाएगा। फेल्सपार यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है तो वह हो जाएगा उड़ीसा, जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? तो 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम हो जाएगा कन्याकुमारी, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है। हालांकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भूमि का मुख्य भूमि का पूछे तो कहेगा कन्याकुमारी। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी भूमि का, ऐसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। एकमात्र एशियाई देश वह इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस शहर का देशांतर क्या होगा जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे है। तो दोस्तों प्रश्न में ग्रीनविच औसत समय 4 बजे है, दिए गए शहर का स्थानीय समय 6 बजे है जो कि ग्रीनविच समय से 2 घंटा आगे है। ठीक है, ध्यातव्य है कि पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, अतः 2 घंटा में 30 डिग्री घूम जाएगी, अतः दिया गया शहर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित होगा। तो इसका पूर्वी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर मणिपुर हो जाएगा। भारत का मणिपुर आज कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वह तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है और यह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत का मानक समय जो ISGMT से 82.5 डिग्री पूर्व पर है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है। तो भारत का जो केंद्रीय देशांतर रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और चलिए इसका देख लेते हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर होती है। और भारत का केंद्रीय जो देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य में स्थित है। डोलड्रम जो है किन अक्षांश रेखाओं के मध्य में स्थित है। तो यह 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश के बीच के मध्य स्थित जो होता है उसको डोलड्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का भाग है, अर्थात उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र होता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि यहाँ ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कैसे है। तो पहले सियाल है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद नीफे है। चलिए अब देखते हैं चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इसमें से बताना आग्नेय चट्टान इसमें से कौन नहीं है। तो जो सेल है यह आग्नेय चट्टान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। तो कयांत्रित चट्टानों का उदाहरण हो जाएगा साइनाइट जो चट्टान है वह कयांत्रित चट्टान के उदाहरण नहीं है, जबकि कयांत्रित सेल के उदाहरण संगमरमर, स्लेट, हाइलाइट, सिस्ट और फाइलाइट है। कयांत्रित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय क्या है। तो पतरन की क्रिया किसे कहते हैं। तो कुछ शैलों में कणों या खनिजों के
का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना पतरन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला अवसादी चट्टान है। कोयला एक ठोस अवसादी चट्टान है जो काली या गहरे भूरे रंग की होती है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए बी हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भूकंप। वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर के जो बिंदु होते हैं उसको अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी कहते हैं, जिसका परिणाम को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। चलिए, ज्वालामुखी। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है या किस द्वीप पर स्थित है? तो लूसी या इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित है। या विश्व का सबसे बड़ा मड वल्केनो यानी कीचड़ उत्सर्जित करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालादत्त के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा फ्यूजियामा। कहाँ है? जापान में है, या जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्वाडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का जो चिम्बरालो ज्वालामुखी है, चिम्बराजो, यह शांत है, शांत ज्वालामुखी। इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन की संभावना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी एक वृत्ताकार छिद्र अथवा दरार के रूप में प्रारंभ होता है। उस छिद्र का संबंध भूगर्भ में अति गहराई से रहता है। भीतरी उद्देश्य से इस छिद्र की रचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग का वलय रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो आग का वलय यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो यह अफ्रीका महादेश में है, ठीक है, और यह तंजानिया देश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है? तो कोलिमा जो ज्वालामुखी है यह मैक्सिको देश में अवस्थित है, मैक्सिको देश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्द्रता एवं वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसको सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, अभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है यह अल्पाइन वन से संबंधित है। अल्पाइन वन, यह वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काल बैसाखी चलती है? तो काल बैसाखी यह बंगाल में चलती है, बंगाल में। गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जो गरज के साथ वर्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इन हवाओं से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम अथवा कॉफी वर्षा तथा केरल में आम की फसल को लाभ प्रदान करने के लिए आम्र वर्षा कहा जाता है। अब आता है चक्रवात। चलिए अब चक्रवात देखते हैं, सही मिलान करना है कि विली। तो ये विली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विली ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन जो है या यूएसए में चलता है। टाइफून चीन में चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन का। लगभग 78.3% यह जुड़ा हुआ है, ठीक है।
पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडली के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडलीय संरचना में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण गैस एवं उनकी स्थितियाँ निम्न हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.06%। इतना तक याद रखिएगा जो दोस्तों, ठीक है। ये पूछ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर तक है, ठीक है। और एक क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप गिर जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं, हरिकेन। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है। तो हो जाएगा 0.03%। और यह वायुमंडल की प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% जबकि ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वह आयन मंडल है। कौन है? आयन मंडल है। आयन मंडल वायुमंडल में 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा परावर्तित होती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। जो यह होता है ना, पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल को पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो यह आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है। चलिए अब देखते हैं महाद्वीप। अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में समुद्री मार्ग के द्वारा अमेरिका की खोज की थी। आपसे पूछे कि भारत की खोज, तो वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भी भ्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो वह जल से घिरा होता है, जल से। प्रायद्वीप भूमि के वे भाग होते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं और एक तरफ स्थल से घिरे होते हैं। जैसे भारत के गुजरात राज्य में कठियावाड़ा जो प्रायद्वीप क्षेत्र वैसे ही हैं। चलिए अब देखते हैं जल मंडल। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वह कितना है। तो यह हो जाएगा 75%। तो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 75% पानी से। वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का 71% भूभाग पर जल है और उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग और दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग महासागरों से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी पूछ रहा है, खाड़ी, खारे पानी की नहीं पूछ रहा है, खाड़ी पूछ रहा है। तो हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो वह कैस्पियन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाक जलडमरूमध्य कहाँ अवस्थित है। तो पाक जलडमरूमध्य भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, जिसे मन्नार की खाड़ी भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर जो है वह ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे गहरा इसमें से क्या हो जाएगा। तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। इस कैस्पियन सागर सबसे गहरा कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो जो हो जाएगा प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इसका सबसे जो गहरा बिंदु है वो मेरियाना गर्त है, इसको चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है। तो यह हो जाएगा 75% जल मंडल, यानी लगभग 71% है, 71 नहीं है। तो इसका जो आप 75 नहीं मार सकते हैं, 70 मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है।
तो पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से, तो हो जाएगा 29% प्राप्त होता है। तो 29 और 71 याद रखिएगा, ठीक है। और जिसमें से 97.5 पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है जो खारा है, और जल राशि में 2.5% भाग ही जल जो है वह मीठा है, पीने योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की जो प्रवाह की जो दिशा होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। चलिए अब देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलें, पौने एवं जलप्रपात। निम्नांकित में से उष्ण एवं शुष्क पौने नहीं है, कौन इसमें से नहीं है? तो ये हो जाएगा हरमटन, सिरोको तथा जोंडा उष्ण एवं शुष्क पौने हैं, जबकि बोरा मिस्ट्रल के समान ही शुष्क एवं अत्यधिक ठंडी हवाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है, उसको छांटना है। कोरियोलिस बल पौनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, जो यह क्या है, गलत दिया हुआ है, बाद बाकी सभी है। घर्षण बल पौनों की गति को प्रभावित करता है, समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है, और कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौने एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सम्मिलित करना है, ठीक है। एक तरफ बोरो है, बोरो जो है यह इटली में पाया जाता है। मिस्ट्रल जो है वह दक्षिणी फ्रांस में, और खमसिन जो है वो मिस्र में, और हरमटन जो है पश्चिमी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बोरो जो है इटली में चलता है, बोरो इटली में, मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस में, खमसिन मिस्र में, हरमटन पश्चिमी अफ्रीका में। विश्व में प्रवाहित कुछ अन्य पौनों का नाम और उनका प्रवाह क्षेत्र जान लेते हैं, जैसे लू उत्तर भारत तथा पाकिस्तान में, हबूब सूडान में, चिनूक रॉकी पर्वत, ठीक है, सिराको सहारा मरुस्थल, बिलजर्ड टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो उसको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात या सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, और यह जो जलप्रपात है कनाडा के ओंटारियो एवं अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की सीमा पर स्थित है, तो इसलिए यूएस और कनाडा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो अफ्रीका में आसवान डैम के द्वारा बनाई गई झील नासिर झील हो जाएगा, नासिर झील। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील नासिर झील है। यह अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में नील नदी पर बनी हुई कृत्रिम झील है। उल्लेखनीय है कि इस झील का नाम गमाल अब्देल नासिर के नाम पर रखा गया, जो 1952 में मिस्र की क्रांति के नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूएसए की एक स्थानीय पौन है? तो यूएसए की स्थानीय पौन हो जाएगा चिनूक, हो जाएगा चिनूक। और चिनूक पौन सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होती है। यह इतनी शुष्क होती है कि इन्हें बर्फ भक्षक कहा जाता है। चलिए कुछ और जान लेते हैं, जैसे मिस्टर फ्रांस में, हरमटन पश्चिमी सहारा में, फोन जो होता है उत्तरी अल्पास में चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पौन है? तो खमसिन जो हो जाएगा वो मिस्र की है। यह मिस्र और इजराइल को प्रभावित करने वाली शुष्क गर्म एवं रेतीली स्थानीय पौन है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में यह कनाडा और अमेरिका की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 167 फीट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने के बहने की दिशा कैसी है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चिनूक अमेरिका में, फोन आल्प्स पर्वत पर है, लू भारत में है, जबकि सिराको जो कनाडा दिया हुआ है यही गलत है। सिराको जो है वह इटली में चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोबा जो झील है वह सुमात्रा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? सहारा में प्रवाहित होने बहने वाली, तो जो सहारा में बहती है उसको सिराको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, मिलान करना है। चिनूक, तो चिनूक जो चिनूक है वह हिमभक्षिणी है, ठीक है। उसके बाद हरमटन जो है वह सहारा मरुस्थल में चलता है। मिस्ट्रल जो है वह फ्रांस में, और बोरा जो है इटली में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक के द्वारा होता है। जलप्रपात का निर्माण तो हो जाएगा नदी के द्वारा होता है, नदी के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है, तो हो जाएगा पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट जो जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पेरू जलधारा हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में पेरू एवं चिली के तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा है। यह जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो जो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है वह बंगाल की खाड़ी है। कौन है? बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, तो हो जाएगा बैकाल झील हो जाएगा, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। चलिए अब मरुस्थल देखते हैं। विभ्रंश घाटी बनती है, तो दो भ्रंशों के बीच में विभ्रंश घाटी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलाहारी रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है, तो कलाहारी रेगिस्तान जो है यह दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाग्रोस पर्वत कहाँ अवस्थित है। जाग्रोस पर्वत जो है यह ईरान देश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन, तो जो बुशमैन कलाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कलाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्रैक्सनबर्ग जो है किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। ड्रैक्सनबर्ग जो है यह दक्षिणी अफ्रीकी संघ का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैलेक्टाइट जो है स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो यह भूमिगत जल के द्वारा स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। और स्थलाकृतियों के अध्ययन को टोपोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यह खैबर दर्रा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बोलन दर्रा क्वेटा को जैकोकाबाब से जोड़ता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। होचिमिन मार्ग जो है हनोई और वियतनाम को जोड़ता है। होचिमिन जो मार्ग है हनोई और वियतनाम को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं घास के मैदान विश्व की प्रमुख नहरें। ठीक है, स्टेपी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र जो है यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए स्टेपी क्षेत्र को विश्व का अनाज का भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वसनीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। बहुत ही यह प्रश्न अच्छा है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। चलिए, विश्व के प्रमुख घास के मैदान निम्नलिखित है, जैसे लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है। सवाना पूर्वी अफ्रीका, देश पूछे तो केनिया और तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। स्टेपी यूरेशिया में यानी ऑस्ट्रेलिया में। कंपोज डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है। कंबोज ऑस्ट्रेलिया में, कंबोज ब्राज़ील में। पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो यह लाल सागर के साथ जोड़ता है। स्वेज नौ परिवहन जो नहर है वह भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में फर्डिनेंड दी लेपेस ने करवाया था और वर्ष 1956 में मिस्र सरकार के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो सेल्वास घास का मैदान यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। सेल्वास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखा के समीप स्थित है। ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घासों के मैदान को पेयरीज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुशबल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। बुशबल्ड यह दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए घास के मैदान देख लेते हैं कुछ, जैसे पंपास अर्जेंटीना में, पेरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हो जाएगा पेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, वेल्ड जो हो जाएगा वह साउथ अफ्रीका हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। देश पूछे तो पश्चिमी वेनेजुएला और उत्तरी पूर्वी कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूछताछ घास का मैदान यह हंगरी परी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है, सही है। टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन उगते हैं, ये भी सही है। दक्षिणी अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं, ये भी सही है। जबकि लिवरपूल जीवीडर्जी नदी के मुहाने पर स्थित पतन है, यह जो है आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। चलिए अब विश्व की प्रमुख नदियां और परिवहन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर लीना नदी बहती है, लीना नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो सबसे अधिक पानी अमेजन में बहता है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी जो हो जाएगा नील हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा हो जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण होता है? किसी भी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या हो जाएगा? हो जाएगा पार्श्विक अपरदन हो जाएगा, पार्श्विक अपरदन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है वह सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम जो हो जाएगा वह अमेजन नदी हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा। और आयतन के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई के अनुसार दूसरी बड़ी नदी है। यह पेरू में एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में हडसन नदी जो हो जाएगा यह नहीं है। हडसन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जबकि जाम्बेजी, लिम्पोपो तथा नील नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो यह इराक देश में बहती है, इराक देश में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है? तो जाएगा उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर है? तो यह पराना नदी पर है। पराना नदी यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एवं डैम है जो ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण 1971 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक यानी अलग करती है वह पाक जल डमरूमध्य है, पाक जल डमरूमध्य। चलिए अब देखते हैं विश्व के प्रमुख देश सीमा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? तो यह हो जाएगा मंगोलिया हो जाएगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से सीमा इसमें से म्यांमार की मिलती है, म्यांमार देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है जो एशिया का एक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया में कुल कितने देश हैं? तो एशिया में लगभग 47 देश हैं, जबकि देशों के हिसाब से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिसमें 54 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा हवाना पीसो। विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है क्योंकि 1960 के दशक तक क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था। यह देश कैरेबियाई सागर में स्थित है जिसकी राजधानी हवाना है। गौल देश का नया नाम क्या है? तो गौल देश का नया नाम फ्रांस है, गौल देश का नया नाम फ्रांस है। गौल पश्चिमी यूरोप का एक ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषण है जो फ्रांस और उसके इर्द गिर्द के प्रदेशों को कहा जाता है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहा जाता है, जबकि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो गैबोन जो है, गैबोन एक स्थलरुद्ध देश नहीं है। वह देश जिसकी सीमाएं सिर्फ स्थल से मिलती है उसको स्थलरुद्ध देश कहते हैं। ठीक है, जैसे भूटान है, नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दक्षिणी सूडान, बोत्सवाना, नाइजर इत्यादि देश स्थलरुद्ध देशों में आते हैं, जबकि गैबोन पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जो स्थलरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन है? तो जकोटा त्रिकोण में उत्तरी दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान आता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह बिस्के की खाड़ी है। क्या है? बिस्के की खाड़ी है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी। ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद जो है यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद जो है वह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। चलिए देख लेते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान पहले अस्ताना थी। याद रखिएगा, अब नया नाम नूर सुल्तान कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है? तो यह कजाकिस्तान रख लिया है, कजाकिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे है। चलिए एक जगह देख लेते हैं, जैसे तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, मुद्रा है सोमोनी। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है सोम। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेकी सोम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा है दिनार। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा है दिनार। चलिए अब श्रीलंका की मुद्रा का नाम जो है वह रुपया है। क्या है? रुपया है। श्रीलंका में रुपया चलता है, ईरान में रियाल चलता है, सिंगापुर में डॉलर चलता है, म्यांमार में क्यात चलता है। जापान की करेंसी एन कहलाती है, एन। जापान टोक्यो एन, रूस मॉस्को रूबल, चीन बीजिंग युआन और रेमेनवी। ठीक है, तुर्की अंकारा लीरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, तो रैंड हो जाएगा, रैंड। दक्षिण अफ्रीका रैंड, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, ब्राजील रियल, जापान येन, अमेरिका डॉलर। ब्राजील की मुद्रा का नाम हो जाएगा रियल हो जाएगा। ठीक है, रियल। इथोपिया की मुद्रा हो जाएगा बिर, राजधानी आदिस अबाबा। ईरान रियाल हो जाएगा। भूटान की मुद्रा का नाम जो हो जाएगा वह भूटान में जो चलता है ना वहाँ की मुद्रा न्यूगोल्ड ड्रम है। भूटान इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है। ओमान, ओमान की राजधानी जो है वह मस्कट है, मुद्रा वहाँ पर ओमानी रियाल चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा हो जाएगा, टेगुसिगल्पा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का नाम यूरो है, यूरो। जबकि फिलीपींस का पीसो है, इंडोनेशिया का रुपया है और इटली का लीरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुआ किस देश की राजधानी है? तो जो सुआ है वह फिजी देश की राजधानी है, फिजी देश की राजधानी है। और सुआ फिजी देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इस देश में बहुतायत में हिंदू मंदिरों के होने कारण इसे स्मॉल इंडिया भी कहा जाता है। चलिए टोंगा, टोंगा की राजधानी नुकू अलोफा हो जाएगा। तुवालू की राजधानी फूनाफुटी और वानुआतू की पोर्ट विला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है, न्यू शेकेल। और इजराइल 1948 में मुद्रा इजरायली लीरा थी, परंतु इसे 1960 के दशक में बदलकर शेकेल कर लिया। सेंटियागो चिली देश की राजधानी है, चिली देश की राजधानी है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो हो जाएगा। गुआना का जॉर्ज टाउन, पेरू का लीमा हो जाएगा। आदिस अबाबा किस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है? तो यह इथोपिया देश की राजधानी है, इथोपिया देश की राजधानी आदिस अबाबा। मुद्रा वहाँ का बिर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही दिया हुआ है? तो यह हो जाएगा जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा, लुसाका। चलिए ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस हो जाएगा, जाम्बिया लुसाका। स्वाजीलैंड या एस्वातिनी जो हो जाएगा ममामने हो जाएगा, सोमालिया का मोगादिशु हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं विश्व के प्रमुख शहर और उनकी भाषाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर तो ये हो जाएगा टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ सेवन हिल्स, तो यह रोम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स नाम के प्रसिद्ध शहर रोम यूरोप में स्थित इटली की राजधानी है। टाइबर नदी के किनारे बसा रोम शहर चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो हो जाएगा कील नहर हो जाएगा, कील नहर हो जाएगा। और पनामा जो नहर है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रायट नामक नगर जो है यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
और भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो हो जाएगा इस्तांबुल। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। इस प्रकार तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है। चलिए अब है मिलान करना है। एक तरफ शहर है, एक तरफ नदी का नाम है। तो हैम्बर्ग जो है यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग एल्ब नदी, ग्लासगो क्लाइड नदी, ब्यूनर्स आयर जो है या ला प्लाटा नदी, और रॉटरडम जो है वह न्यूमास नदी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही मिलान दिया हुआ है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। एग्जिमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? एग्जिमो जनजाति तो यह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। देश पूछे तो कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और रूस के पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। कृषि एवं पशुपालन। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित जो खाद्य फसल है वह गेहूँ है, और गेहूँ उत्पादन में प्रथम चीन, दूसरा भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह भूमध्य सागरीय प्रसिद्ध है या रसेदार फल या खाटा फलों के लिए प्रसिद्ध है? इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली के प्रांत आता है। अब देखते हैं खनिज औद्योगिक केंद्र। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग जो हो जाएगा इसमें से ओसाका हो जाएगा। ओसाका, इसलिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर या इंग्लैंड में एक शहर है, वहाँ पर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो जहाँ जहाँ सूती वस्त्र का प्रयोग होता है इसलिए वहाँ पर उसको मैनचेस्टर के नाम से पुकारा जाता है। जैसे ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिली की चुकिका माता खाने जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, किम्बरले जो हीरा खनन का एक क्षेत्र है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है, जिसे बिग होल के नाम से भी जाना जाता है। बिग होल के नाम से किम्बरले को जाना जाता है। कौन सा मिलान इसमें जो मेल दिया हुआ है सही नहीं है? ओसाका जापान सही है, लंका शायर ब्रिटेन, सेलम भारत, बर्गिम्हम जो फ्रांस दिया हुआ है वह इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब भी देख लेते हैं। केप ऑफ गुड होप उत्मासा अंतर्द्वीप की खोज तो हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। पुर्तगाली खोजकर्ता के द्वारा 1488 में केप को मूल रूप से केप ऑफ स्टार्म नाम दिया गया। केप सी रूट जो कि अफ्रीका के दक्षिणी तट से गुजरता है, अधिक लोगों के द्वारा पार करने के कारण इसे केप ऑफ गुड होप के नाम दिया गया। यह दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हैंडलेड है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की इसमें से शाखा आपको बताना है कौन नहीं है। तो भौतिक भूगोल की शाखा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर इसका जो डी हो जाएगा, कृषि भूगोल जो है वह भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल का 4 शाखा जो होता है कौन कौन? 4 प्रमुख शाखाएं होती है। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल होता है। जैव भूगोल। चलिए अब देखते हैं कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यह नेपाल में है। नेपाल में इस परियोजना में 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो हो जाएगा रूबी गैस पाइपलाइन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि सभी एशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा जो है यह श्रीलंका में है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरा कोटे है। मुद्रा वहाँ का श्रीलंकाई रुपया है। भाषा सिली और तमिल चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच में समुद्र यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो हो जाएगा लंदन और चेन्नई के बीच में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवतरेखीय क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होते हैं। तो जो सघन वन है वह जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? इनमें से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है? तो वह डेल्टा बनता है, डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं को आइसोबार रेखा कहते हैं। आइसोबार रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था कहलाता था, उसको पेंजिया कहते हैं।
1912 में स्थित जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसकी संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप प्रारंभ में एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी था और पेंजिया का विभाजन लॉरेंसिया तथा गोंडवाना लैंड के रूप में क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भागों में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों में से संबंधित नहीं है वह हो जाएगा अकेसिया हो जाएगा। अकेसिया विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह पूर्व तट के समानांतर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वासीलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर समानांतर स्थित है। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रकार की प्रजातियां और 400 प्रकार के मोलस्का शामिल है। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पर ड्यूगोंग और बड़े हरे कछुए जैसे प्रजातियों के निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो हिंद चीन में कौन कौन से शामिल होते थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे।